सिविलाइजेशन एंड कल्चर हम लोग देख रहे हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति अध्याय वर्ग 12 के इंग्लिश विषय के पहले अध्याय का है, जो कि प्रोज सेक्शन से है, जिसे लिखा है महात्मा गांधी जी ने। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ ब्यूटीफुल प्रोज पीस which is written by Mahatma Gandhi ji. He is known as a spiritual leader than a politician, and he was born in 2nd October 1869. इनका जन्म कब हुआ है? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है। And this prose piece is a wonderfully dependent on a Indian civilization and culture. In this prose piece we explain how Indian civilization and culture protect us from modern civilization. Modern civilization means violence. Modern civilization means brutality. Modern civilization means multiplying human wants which never ends. So Mahatma Gandhi says that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, but still remains unsatisfied. सुझाव देते हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या है? तो आधुनिक सभ्यता बड़ी खतरनाक है, उसमें हिंसा है। आधुनिक सभ्यता में क्या है? हिंसा है, मारधाड़ है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो हम हर हिंसक प्रवृत्ति को अपना लेंगे। और क्या करेंगे? तो आधुनिक सभ्यता जो है निर्दयता से भरी हुई है। हम अपने दायित्वों से पीछे हट जाएंगे। हम एक पुत्र हैं तो पुत्र का दायित्व तो नहीं निभाएंगे, आधुनिक सभ्यता में संलिप्त हो जाएंगे, मेहरिया होते दूर हो जाएगी। ब्याह भइल भाई बाबू लेखा हो गई नहीं, दूर हो गई नहीं, काहे कि आधुनिक सभ्यता में संलिप्त बनी। हमारी सभ्यता में अगर रहेंगे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, तो माँ और पिता का सदैव आदर सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, ध्यान देंगे। अभी हम लोग ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे B12, इसी चैप्टर का B12 क्वेश्चन आंसर होगा। और B12 जो क्वेश्चन आंसर होगा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन, कैसे भारतीय सभ्यता डिफरेंट, अलग है, फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन से। तो इसका जवाब देखिएगा, द ग्रेटेस्ट डिफरेंट, सबसे बड़ा जो डिफरेंट है, सबसे बड़ा जो डिफरेंट है अर्थात जो अलगाव है बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन, भारतीय और यूरोपियन सिविलाइजेशन में, इज दैट, वह है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन फॉलो द राइटिंग स्क्रिप्ट ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वह फॉलो करती है, अनुसरण करती है राइटिंग स्क्रिप्ट, लिखे हुए लेखों का, ऑफ ग्रीस एंड रोम, जो ग्रीस और रोम की सभ्यता में लिखी हुई है, which have lost their glory, और ऐसे अनुलेखों का अनुसरण करती है यूरोपियन सिविलाइजेशन, ऐसे सभ्यताओं के अनुलेखों का, हस्तलिपियों का अनुसरण करती है जो अपना गौरव क्या कर चुकी है? समाप्त कर चुकी है। तो जो सभ्यता अपने गौरव को ही समाप्त कर चुकी है, वैसी सभ्यता के अनुलेखों को अगर आप अनुसरित कीजिएगा तो आपकी भी सभ्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। हालांकि यूरोपियन लोग उसी सभ्यता का अनुसरण करते हैं। बट इंडियन सिविलाइजेशन हैज विथस्टूड विथ द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन भारतीय सभ्यता जो है अब तक खड़ी है, अडिग है, एकदम हिल डुल भी नहीं रही है। जैसे हजारों वर्ष पहले थी वैसे आज भी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई डज गांधी से दैट, गांधी जी ने क्यों कहा है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन जो है वो एक अशांत पक्षी है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, क्या है जो मन को अशांत बनाता है? तो जवाब है कि महात्मा गांधी जी सेज दैट, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक अशांत पक्षी है। मन एक क्या है? अशांत पक्षी है। ही सेज दैट, वह कहते हैं बिकॉज, क्योंकि, द मोर इट गेट्स, क्योंकि मन जितना ही पाता है, द मोर इट वॉन्ट्स, यह उतना ही अधिक चाहता है, बट स्टिल रिमेन्स, लेकिन अंत तो गत्वा अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट ही रहता है।
मन के मुताबिक जो भी आप सोच रहे हैं कि आपको हासिल हो जाए, और आपको वो हासिल होता भी रहता है, फिर भी अंत में आपका मन क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप मोबाइल के लिए खूब एकदम जद्दोजहद कर रहे हैं गार्जियन से, मोबाइल मिल जाए, मोबाइल मिल जाए। आपने खूब बढ़िया मॉडल देख लिया कि आधुनिक समय में सबसे, वर्तमान समय में बेहतरीन मोबाइल कौन सा है। मोबाइल आपने ले भी लिया जिद करके, 10 दिन खाना नहीं खाया, आधुनिक सभ्यता में संलिप्त हो गए। मॉडर्नाइजेशन को आपने विजय दिला दी, आपने आधुनिकता को विजय दिला दी अपने विचारों पर। आप जिद पर आ गए कि हमको फोन चाहिए, 10 दिन खाना नहीं खाए, मम्मी पापा का हृदय पिघल गया, जैसे तैसे इंतजाम करके दे दिए भाई फोन। लेकिन अगला महीना फिर तले कौन नया मॉडल आ गई, तो अब तो मन फिर लक्ष्य था ना कि नया मॉडल वाला मिल जाए। तो एक से बढ़िया का बा कि मन पर कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल ओवर आवर पैशंस एंड फॉलो द अर्ज ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉलो द अर्ज ऑफ इथिक्स, फॉलो द अर्ज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें आधुनिकता को बढ़ावा नहीं देना है, हमें नैतिकता को बढ़ावा देना है, हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देना है, हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसयूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। क्यों हमारे पूर्वजों ने हमें डिसयूडेड कर दिया, हमें अलग थलग कर दिया, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, भोग विलासिता से और आनंद से। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने सही चीज किया? हमारे पूर्वजों ने हमें क्यों अलग थलग कर दिया? हमारे पूर्वजों ने हमें क्यों अलग थलग कर दिया? हमारे पूर्वजों ने हमें क्यों अलग थलग कर दिया? लग्जरीज से, प्लीजर्स से, भोग विलासिता से और आनंद से। और पूछा गया है कि डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने सही चीज किया? तो जवाब देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के अनुसार, हमारे और आपके बाप दादाओं के अनुसार, लग्जरीज एंड प्लीजर्स डू नॉट गिव्स अस रियल हैप्पीनेस। जो भोग विलासिता है, जो आनंद है, वह वास्तविक खुशियों को नहीं देता है। इफ समवन थिंक्स दैट ही हैज अ कार, अ वंडरफुल कार, टॉप कार, फॉर्च्यूनर, and he wants to drive car at the speed of 120 kilometer per hour, what will happen? One day your car will crash on the road between the two trucks and you will die. So our ancestor says that live simple life, plain living and high thinking, सादा जीवन और उच्च विचार। सोचिए, कोई ये सोचता है आधुनिकता में आकर के कि मैं कार ले लेता हूं, टॉप मॉडल की कार और फॉर्च्यूनर, किसी न किसी दिन सड़क पर आपकी कार क्रैश हो जाएगी, पलट जाएगी, एक्सीडेंटल केस में पलट जाएगी, नहीं तो स्मैश हो जाएगी दो ट्रकों के बीच में, आप बोल दीजिएगा टें। तो बताइए, वैसा जीवन जीना जरूरी है? थोड़ा आराम से बच्चा, अभी है समझिए, जो समझा रहे हैं समझिए। तो वैसा जीवन जीना जरूरी है। तो हमारे पूर्वजों ने क्या कहा? हमारे पूर्वजों ने कहा कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन। और ऐसा किस्सा हम सुने हैं पूर्वजों का कि मैल धोती, गंजी गमछी पर चल गिलन सासाराम, कोचस ले कहां चल गिलन? सासाराम। आ जाके एकदम बूढ़ बनन, ऐसे एकदम झुकल बनन, आ जाके शोरूम के है ट्रैक्टर देखतन। तो ट्रैक्टर देखतन तो जाके जौन बाटे दिखावे वाला ऊ का कहता है, ए बुढ़ऊ हटो जले, कार तारा से लिया आई चाहे ट्रैक्टर तारा से लिया आई, वो ट्रैक्टर लेवे गईले बनन, आ एगो बोरिया ऐसे टंगले बनन। तो सब केहू जाना था कि ओकरा में का बा? कुछो नहीं कि पागल आदमी मैले कुचैले पहिर ले बा, जैसे हे बुढ़ऊ हटा। अब वो सीधा कहाँ घुस गए? शोरूम में। अब बोरिया जो है धैले बन सीधा का कैलन? पलाट दहलन। तो पलाट दहलन तो ओकरा में से का निकल? धूर, पैसा। काहे कि किसान हवन, ऐसा भेष में कोचस ले सासाराम गइल बनन कि उनकरा पर केहू शक मत करो कि बड़वा में का बा। तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सोच के देखो। आ एके बिरी गइलन त ट्रैक्टर निकाल के लन, एक या दू पीस जोन बात ट्रैक्टर ले लेहलन, आ दू गो ट्रैक्टर हो जाले सीधा कहाँ आ गए? गाँव में। अब पता चलता कि कस्तकार कितना के बनल? तो 150 बीघा के। नाम कहा? तो गुदली तिवारी। सही घटना है, हाँ।
अभी वर्तमान में गुदुली तिवारी दूधू गो राइस मिल चला था, उनकर बाबू ही का काम कैले रहा। तो सोच के देखिए, तो है ऐसे लोग कि नहीं है? तो हमारे पूर्वजों ने क्या कहा कि धन हो जाए तब भी उसको ज्यादा प्रदर्शित नहीं करना है। एक और चीज, स्त्री भी अगर आपके घर में है तो हमेशा वह पर्दे के पीछे होनी चाहिए, पर्दे के बाहर नहीं तो स्त्री अगर पर्दे के बाहर रहेगी तो युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है, अर्थात लड़ाई हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? अब इस विचार पर कई लोग हमारे पक्ष में हो जाते हैं, कई लोग विपक्ष में, लेकिन शर्त यही है, इसीलिए मोहम्मदन कम्युनिटी में बुर्का प्रथा है और हिंदुज्म कम्युनिटी में क्या है, जो घूंघट प्रथा है वो है। क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था वह रानी पद्मावती को एक बार देख करके ससुरा पगलाया था और उसी पर महायुद्ध कर दिया, पूरे राज्य का क्या हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। इसीलिए स्त्री पर्दे योग्य है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पर्दा योग्य नहीं है। स्त्री अपनी काबिलियत को दिखाना चाहती है, पर्दा योग्य नहीं है। स्त्री मैराथन में भाग लेना चाहती है, पर्दा योग्य नहीं है। कुश्ती में भाग लेना चाहती है, पर्दा योग्य नहीं है। लेकिन जब वहां पर कुश्ती लड़ने के मैदान तक घर से निकल के जाना हो तो उस दौरान पर्दा योग्य है। वर्तमान सांस्कृतिक और साभ्यिक परिवेश में वस्त्र पहन करके वहां तक जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वहां जाइए तो आपको अगर कुश्ती लड़ना है, बैडमिंटन खेलना है, जो करना है उसके अनुसार आप वस्त्र धारण कर लीजिए, लेकिन खेलने के पश्चात पुनः वो ड्रेस चेंज हो जाए और अपने सभ्यता के अनुसार ड्रेस पहन करके कहाँ आ जाइए, घर आ जाइए। ये कोई नई बात नहीं है, जो शिक्षित परिवार है वो ऐसा ही करते हैं, बैग लेकर के जाते हैं, उसी में ड्रेस रहता है। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम लोग जो है वो देख रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्यों भोग विलासिता से दूर रखा। तो अकॉर्डिंग टू आवर एंसेस्टर्स लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमारे पूर्वजों के अनुसार भोग विलासिता और आनंद डू नॉट गिव अस रियल हैप्पीनेस, हमें वास्तविक खुशियां नहीं देते हैं। दे थिंक इफ समवन मोर इंडल्ज, हमारे पूर्वजों ने अर्थात उन लोगों ने सोचा कि अगर ज्यादा कोई इनमें इंडल्ज रहता है, संलिप्त रहता है, he become more unsatisfied, तो वह ज्यादा असंतुष्ट हो जाता है। So our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, आप सबके पूर्वजों ने लग्जरीज और प्लीजर्स से हम लोगों को क्या रखा, दूर रखा। Yes, they did the right thing, हाँ उन्होंने सही चीज किया। To dissuaded us from luxuries and pleasures, हम सब लोगों को भोग विलासिता और आनंद से दूर रख करके। अब बताओ तो आनंद ना मिली, सामने ऑर्केस्ट्रा चलता, एकदम बैठल बड़ा, एकदम मगन बड़ा, आनंद मिली कि ना मिली? का ऑर्केस्ट्रा आज तक चलता कि पहले से चलत रहे? तब पहले से चलत रहे, तो आज आधुनिक समय आ गई तो ऑर्केस्ट्रा कौन चीज पर चलता? इंस्टाग्राम के रील पर चलता ना। तो अब ओकरा के देखे में समय गवावत, आनंद मिलता लेकिन समय चल जाई, तो पढ़े वाला समय चल जाई, तब फिर आई ना आई। तो जौन चीज आनंद देला वो सबसे ज्यादा खतरनाक होला, यही से समय व्यर्थ नहीं खे करे के रील पर। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विथ द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे। क्यों गांधी जी के अनुसार हम सब लोग ठीक एक ही प्रकार के हल से बंधे हुए हैं, जीवन जीने की पद्धति से बंधे हुए हैं, जैसे हजारों वर्ष पहले जिया करते थे। शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, क्या ऐसा ही चीज हम आज के समय में भी कर सकते हैं? तो जवाब सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी वी हैड नॉट अ परफेक्ट सिस्टम ऑफ लाइफ। महात्मा गांधी जी के अनुसार हमारे जीवन जीने की कोई पूर्ण परफेक्ट विधि नहीं है। वी वर कंटिन्यू लिविंग विथ आवर सिंपल वे ऑफ लाइफ, हम लगातार अपना जीवन जी रहे हैं साधारण तौर तरीकों से। Everyone set their hearts of such modern things in today, सब लोगों ने अपने हृदय को स्थापित कर दिया है आधुनिक चीजों पर आज के दिन में। No, we cannot follow today the principle of development of science, नहीं हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं विज्ञान के आविष्कारों के सिद्धांतों पर अपने जीवन को। We will like to take a leg behind step, हम पसंद करते हैं इन आविष्कारों से एक कदम पीछे होकर के जीना। फॉर लिविंग परफेक्ट लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए, एक पूर्ण लाइफ जीने के लिए हम विज्ञान के सिद्धांतों से थोड़ा सा कदम पीछे खींच करके और जीना चाहेंगे, अर्थात विज्ञान के आविष्कारों का उपयोग करते हुए हम जीवन जीना नहीं चाहेंगे। अब विज्ञान का आविष्कार हो गया, आप देखिए पहले एक घर में एक फोन हुआ करता था, आज एक घर में हर एक सदस्य के पास फोन है। खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले एगो फोन रिचार्ज होता था,
आज के समय में पता चला कि हम हैं, माँ है, पिताजी है, भाई है, वाइफ है, टोटल कगो 5 गो। अब पता चला था कि हर 3 महीना पर कता ना तो 5 आदमी बा तो 899, तो 899 मतलब 5 आदमी कबो न कबो केहू के रिचार्ज हुई ना, तो नतीरी 27, यानी 3 आदमी के रिचार्ज करे में 27, तो 5 आदमी के 9 5 45, यानी हर 3 महीना के अंतराल पर कितना खर्चा आ जाता, 4500 आ जाता। वेस्ट ऑफ मनी है कि नहीं है। पहले एक फोन होता था और सब उसी से कांटेक्ट किया करते थे, वार्तालाप किया करते थे। तो ऐसे जीवन जीने से अच्छा है कि हम साइंस के डिस्कवरीज पर जीवन न जी करके एक स्टेप पीछे आ जाएं, यानी कुछ कटौती करें और तब अपना सिंपल वे ऑफ लाइफ जिए, साधारण तौर तरीके से जीवन जिए। आप लोग पढ़ रहे हैं, आगे चल के गार्जियन बनेंगे। मान लीजिए कि हम लोगों को अपने गार्जियनशिप में एक घर में कितना फोन, एक ही फोन रखना है, तब बढ़िया रहेगा। अगला है 5 और 6 नंबर, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यूज लार्ज सिटीज, कैसे हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े शहरों को देखा है। वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, और वे क्यों स्मॉल विलेजेस में ही संतुष्ट थे। हमारे पूर्वज आज भी शहरों की तरफ रुख नहीं करते हैं, वह गांव में रहते हैं। 2 गो बेटा, एगो बेटा दिल्ली रहता है, एगो बेटा गांव में रहता। तब दिल्ली वाला लड़का कहता बाबूजी चलो ना दिल्ली, तो कहते हैं कि हम दिल्ली उल्ली ना जाए, हम गाँव में रहो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। क्यों हमारे पूर्वज गांव में रहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आवर एंसेस्टर्स व्यूज लार्ज सिटीज, हमारे पूर्वजों ने देखा है बड़े बड़े शहरों को एज अ स्नेयर एंड अ यूजलेस बर्डन, एक दुर्लभ जाल के रूप में, बोझ के रूप में। देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहां चोरों का दलबल रहता है, एंड रॉबर्स, डकैतों का दलबल रहता है, प्रोस्टिट्यूशंस, शोषण करने वालों का दलबल रहता है, एंड अदरवाइज फ्लसरिंग्स, और अन्य अनेकों बुराइयां रहती हैं। द रिच मैन रॉब द पुअर मैन, जो धनी आदमी होता है वह गरीब आदमी को लूट लेता है। देयर वर देयर फॉर, इसीलिए वे लोग सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांवों में ही क्या थे, संतुष्ट थे। हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांवों में संतुष्ट थे। अगला है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, कैसे हमारे पूर्वजों ने सच्चे गृह नियम का आनंद उठाया। तो जवाब है कि आवर एंसेस्टर्स फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशन, हमारे पूर्वजों ने अपने साधारण पेशा को अपनाया, एंड लिव्ड इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिया। ऑल द प्रोफेशंस वर ट्रीटेड इक्वली, जितने भी प्रोफेशंस थे उनको समान रूप से व्यवहार में लाया गया, चाहे वह लोहार का कार्य हो, चाहे वह कुम्हार का कार्य हो, चाहे दूध बेचने वाले ग्वाले का कार्य हो, सब लोगों ने अपने प्रोफेशंस के अनुसार कार्य किया। इससे क्या हुआ कि गांव में ही एक ऐसी व्यवस्था निर्मित हो गई कि सारी चीजें गांव में ही मिल रही है, शुद्ध मिल रही है, कोई मिलावट नहीं है। जस्टिस वॉज टोरेबली फेयर, और जो न्याय होता है वह बड़ा भयावह मामला होता है। थस दे एंजॉय ट्रू होम रूल्स, इस प्रकार उन सब लोगों ने सच्चे गृह नियम का आनंद उठाया। और इस प्रकार B1-2 जो है वो कंप्लीट हुआ। आज के इंग्लिश के क्लास में इतना ही, इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में। परफेक्ट आप देख सकते हैं, मैंने 11-15 बोला था, खत्म हो चुका है। आज आप लोग रुके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग क्लास छोड़ के जा रहे थे, थोड़ा सा ऐसे ही हिम्मत दिखाइए, बढ़िया से क्लास कंप्लीट हो जाएगा। चीज करने में टाइम लगता है, खराब चीज करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मकान बनावे के होखे तब महीना दिन लग जाए, गिरावे के होखे तो 1 दिन में गिर जाए। यह हाल पढ़ाई के है। खूब सकारात्मक बढ़, खूब विषय अध्ययन करत, खूब प्रैक्टिकलों पर ध्यान देता रहा। एगो निगेटिव थॉट आई, मैं कहानी तार चौपट कर दी। जिंदगी में खूब बढ़िया काम कैल, एगो छोटी गो कांड में तार नाम आ गई, FIR हो गई, मैं जिंदगी के लीला का हो गई, समाप्त। आगे उन्नति ना कर पैब, काहे तो FIR में नाम आ गई। सरकारी नौकरी तो भुलाइए जा, आप गलती को समझिए। मिस्टेक्स है, गलतियां हैं, वो उस काले धब्बे के समान है जो कभी मिट नहीं सकती है। इसीलिए प्रतिदिन हमको सकारात्मक कार्य करना है, सकारात्मक सोचना है। करने से पहले कोई कार्य लाख बार विचार करना है, सही है कि नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब जाकर के कुछ हो सकता है जीवन में, नहीं तो नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। खैर, हम लोग देखते हैं B2 का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। और B2 के इस क्वेश्चन आंसर में जो है सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन आंसर आज देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्वेश्चन है B2 का कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर
क्या है लेखक के अनुसार इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता? तो जवाब देखिएगा, ऑथर कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार महात्मा गांधी जी, जिनका नाम क्या है? महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी लेखक हैं और इनके अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वह वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म के बराबर है, अर्थात उत्पादों का अनुसरण करने के बराबर है। अधिक से अधिक उत्पादों का अनुसरण किया जाता है, किसमें? मॉडर्न सिविलाइजेशन में। ऐसे तो वर्शिप का मतलब पूजा करना होता है, मतलब उत्पादों की पूजा करने के बराबर है क्या? मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वह आधुनिक उत्पादों की पूजा करने के योग्य है। वायलेंस, हिंसा के बराबर है, एंड ब्रूटलिटी, और निर्दयता के बराबर है। इट इज द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल मॉडर्न सिविलाइजेशन। यही विजय होता है किसका? तो यही विजय होता है मटेरियल और मॉडर्न सिविलाइजेशन का। जब आप मैडेनिंग एक्ट करने लगते हैं, जब आप पागल प्रवृत्ति के हो जाते हैं किसी आधुनिक वस्तु को पाने के लिए, फोन्स को पाने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को वियर करने के लिए, तो उस समय आधुनिक सभ्यता क्या हो जाती है? जीत जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैंने देखा कि कुछ बच्चियां हैं जो कोरियन ड्रामा देखती हैं। क्या देखती हैं? कोरियन ड्रामा। और माता पिता ने क्या किया? तो माता पिता ने उनको मना कर दिया कि आप कोरियन ड्रामा नहीं देखिएगा। तुरंत तीनों बच्चियां, जिनकी उम्र कितनी है? तो जिनकी उम्र जो है 16 है, 14 है और 12 बरस है, तीनों बहन है, ठीक है, और 9वीं मंजिल से कूद गई है। सोच के देखिए, मतलब पिताजी ने मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया और तीनों बच्चियां कूद गई। क्या? तो हमको कोरियन ड्रामा देखना ही है, हमको मोबाइल चाहिए ही चाहिए, हम कोरियन कल्चर के अकॉर्डिंग रहना पसंद करेंगे। सोच के देखिए कितना खतरनाक है मोबाइल। मोबाइल एक अलग संसार बसाए हुए है। यहां पर आधुनिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है मोबाइल के द्वारा। आप नहीं समझ पा रहे हैं, अगर समझिएगा तो पता चलेगा कि पूरे भारतवर्ष के युवाओं को बर्बाद करने के लिए ही मोबाइल बनाया गया। साथ ही साथ ऐसे ऐप्स इसमें डाले गए जो आपका ध्यान भटका सके। जब पड़ोसी देशों को यह बात पता चली कि भारत एक युवा राष्ट्र है, यहाँ युवाओं की आबादी ज्यादा है, तो युवाओं को या तो सकारात्मक दृष्टिकोण दे दीजिए या तो नकारात्मक। दिया गया नकारात्मक दृष्टिकोण, हाथ में मोबाइल आ गया, बहुत ही कम शुल्क में आ गया, बहुत ही कम दाम में आ गया। आया कि नहीं आया? रिचार्ज भी कम कर दिया गया। अब जो इसका यूज करते हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो दुरुपयोग करते हैं उनका तो कहानी खत्म हो जाता है। जितनी चरित्रहीनता के मामले हैं सब किसकी वजह से आता है? मोबाइल की वजह से आता है। अब हमारे पास भी मोबाइल है, देखिए हम इसका यूज कर रहे हैं, हम ज्ञान की बातों को बता रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन ज्ञान की बातों पर ध्यान किसका है? आज 11 साल हो गए, एक ऐसा वीडियो नहीं है जिस पर मतलब 10,000 व्यू गया हो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान की बातें हैं। अभी एगो भोजपुरी गाना बजा दी, हेजा हम नाचे लागी, और ना तो एगो लड़का के बोला दी ओकरो संगे नाचे लागी, और वही पर कोनो लड़कियों सर जी हमहू आई तो आ जाते हूँ, वो नाचे लगली। कैमरा चलता, 3-4 गो लड़का लड़की नाचे लगलन, वही में सर जी नाचे लगलन। 10,000 का ओकरा पर 1 लाख व्यू आई। काहे कि वैसन देखे वाला आदमी बाणन, ओके पसंद करे वाला आदमी बाणन, तो जरूरी थोड़े बाकी खराबे चीज कह के वायरल होकल जाई। कबो न कबो जीवन में एक न एक दिन बढ़िया काम करके भी तो व्यू आई। जरूरी बाकी खराबे काम करके व्यू बटोरल जाओ न। तो आज तो ऑनलाइन के दुनिया में एक से मैम बाड़ी जा कि नाचत अड़ी जा। का बबुआ का कमेंट कैले बा, का कहत रे बबुआ विशाल, अच्छा मैडम जी तनी हई गाना पर नाच के दिखाई, का दिक्कत बा? नाच दे, बजाओ हो तो बाजे लगल गाना, मैडम जी का कर लगली? नाचे लगली। आ एगो मैडम जी बाड़ी तो उनको के खींच लेली, अब दोनों जानी जौन बात तवन नाचे लगली। अब वीडियो में मिलियंस व्यू गई बा। तो ये अनसिविलाइज्ड एक्ट है। क्या है? अनसिविलाइज्ड। गुरु को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो उत्पादों पर विजय पा लेता है वो अपने सिविलाइजेशन को क्या कर सकता है? कभी फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि उत्पाद पर विजय पाना ही उसका परम लक्ष्य हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2।
और क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाट डिड द ऑथर कन्वे, जो लेखक हैं वह क्या संबोधित करते हैं टू द कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को, अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन से डील करते हुए, अर्थात जो हमारे देशवासी हैं वह मॉडर्न सिविलाइजेशन को जब डील करते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन को जब फॉलो करते हैं तो उन्हें क्या ध्यान देना चाहिए। तो देखना यहाँ पर बताया गया है कि द ऑथर महात्मा गांधी जी कन्वेड टू हिज कंट्रीमैन, जो ऑथर महात्मा गांधी जी हैं संबोधित करते हैं अपने देशवासियों को, बतलाते हैं अपने देशवासियों को अबाउट मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के विषय में। ही हैज लर्न अ लेसन फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन, उन्होंने आधुनिक सभ्यता से एक पाठ सीखा है, इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म, वायलेंस एंड ब्रूटलिटी, कि यह अनैतिकता को बढ़ावा देती है, यह हिंसा को बढ़ावा देती है, यह निर्दयता को बढ़ावा देती है, उत्पादकता को बढ़ावा देती है। एंड इट अफेक्टेड आवर इंडियन सिविलाइजेशन, और यह हमारे भारतीय सभ्यता को प्रभावित करती है। एंड कल्चर, और भारतीय संस्कृति को प्रभावित करती है। सो गांधी जी सेज टू अस, इसीलिए गांधी जी ने हम लोगों से कहा है, टू हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से कहा है, टू शन द मॉडर्न सिविलाइजेशन एट ऑल कॉस्टेज, कि हर एक कीमत पर मॉडर्न सिविलाइजेशन का उपयोग क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बाद आज का क्लास खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर, क्या सबसे खराब चरित्र है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आधुनिक सभ्यता का। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार महात्मा गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी हैं, एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, अनगिनत मानवीय इच्छाओं का होना, इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का सबसे खराब चरित्र है। एंड ही सेज दैट, और वह कहते हैं कि इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, अनगिनत मानवीय इच्छाओं का होना, अनगिनत मानवीय इच्छाओं का होना, इज डिपेंड ऑन द माइंड सेटअप, वह हमारे मन स्थिति पर निर्भर करता है। सो ही सेज दैट टू कंट्रोल ओवर आवर पैशंस, इसीलिए वह कहते हैं कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये नहीं कि अपनी इच्छाओं का दास हो जाना चाहिए। हमें मन का दास नहीं होना चाहिए, बल्कि मन को अपना दास बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मन जो होता है वह पवन के वेग से गति करता है। अभी हम यहाँ आंख मूंदेंगे तो दिल्ली का जो है वो हमको इंडिया गेट दिखाई देने लगेगा, है कि नहीं? हैदराबाद का जो है वह कुतुब मीनार दिखाई देने लगेगा। गलती कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिल्ली का कुतुब मीनार कहिए, हैदराबाद का चार मीनार कहिए, समझ में आ रहा है ना? तो वो दिखाई देने लगेगा। मन जो है वह पवन के वेग से गति करता है। हमें मन का जो है वह दास नहीं बनना है, बल्कि मन को अपना दास बनाना है। इसलिए वह सुझाव देते हैं कि कंट्रोल ओवर आवर पैशंस। ही सेज अबाउट माइंड सेटअप, वह हमारे मन स्थिति के आधार पर कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक अशांत पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। बट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा असंतुष्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द ऑथर प्रिसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन हाउ, जो ऑथर है वह हम लोगों को आधुनिक आविष्कारों के खतरनाक पहलुओं से बचने का सलाह देते हैं। कैसे? तो जवाब देखिए, द ऑथर बिलीव्स दैट, जो लेखक है वह विश्वास करते हैं कि द मॉडर्न इन्वेंशन आर गिव्स अस मोमेंटरी प्लीजर्स, जो मॉडर्न इन्वेंशन है, आधुनिक आविष्कार है, वह हमें क्षणिक आनंद देते हैं। दे वर मैडनिंग टू रेसिस्ट, वे ऐसे हैं कि उन पर आश्रित होना पागल बनाता है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार, वी आर इन द डेंजर ऑफ एक्सचेंजिंग, हम लोग खतरनाक स्थिति में है बदलाव के। द परमानेंट गुड फॉर मोमेंट्री प्लीजर्स, मोमेंट्री प्लीजर्स को प्राप्त करने के लिए परमानेंट गुड का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। मतलब जिस उम्र की अवस्था में आपको कठिन से कठिन काम करके पढ़ना चाहिए, आप उस अवस्था में मोमेंट्री प्लीजर्स ढूंढ रहे हैं, मोबाइल में एक नई दुनिया बसा रहे हैं, तो वो आपको मोमेंट्री प्लीजर्स दे सकता है, लेकिन आप खुश नहीं रह सकते हैं। आगे चल के कठिनाई होने वाली है। जो समय से नहीं पढ़ेगा, जो यहाँ पर 7 बजे पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहा है, निश्चित तौर पर वो आगे चल के 4 साल बाद 7 बजे ड्यूटी खूब बढ़िया से करेगा। क्योंकि अगर वो पंचिंग बढ़िया से नहीं करेगा, 7 बजे करे तो या उससे पहले, तो उसका पेमेंट कट जाएगा।
तो ये बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, आएगी कितने बरस बाद? 4 से 5 बरस बाद। तब परमानेंट अगर गुड चाहिए तो आपको मोमेंट्री प्लीजर्स को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। मोबाइल 10 बजे से पहले, रात के 10 बजे से पहले उपयोग करना बंद। पढ़िए लिखिए, थोड़ा सा अगर देखना है तो न्यूज वगैरह मोबाइल में देखिए, सो जाइए, सुबह अलार्म लगा के समय से जग जाइए। यही तो है समय सीमा। लेकिन आज इन बातों का अनुसरण कोई भी नहीं करता है। जो जितना कठिन जीवन जीता है, 30 से 35 वर्ष के बाद उसका जीवन उतना ही आसान हो जाता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना है। अभी 11 बजे आपको छोड़ रहे हैं, इससे पहले आप देख लीजिए कितना बजे जा रहा है। 12:15 का है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है? हिंदी जुड़ा हुआ है ना। और आप क्या करते हैं तो इंग्लिश के टाइम में एकदम परेशान हो जाते हैं। बार बार बताते हैं कि धैर्य के साथ पढ़ा जाता है। अभी जब तक 11 का बैच नहीं बना है तब तक ये बैच 12-15 पर छूटता है हर साल। लेकिन इस साल क्या है ना कि हम देखते हैं आर्ट्स वाले भी बच्चे अपना हिंदी या इंग्लिश छोड़ के भाग रहे हैं। बार बार समझा रहे हैं कि आप लोग पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। आप यकीन नहीं कीजिएगा, जैसे ही 11th का बैच बनेगा ना, फिर उसके बाद कहानी खत्म, अप्रैल में बन जाएगा। उसके बाद फिर अब दूसरा स्ट्रेटजी रहता है। इस स्ट्रेटजी में 12-15 तक पूरा बैच खींचा जाता है। लेकिन पढ़ाई के नाम पर सब लोग भाग रहे हैं, तो भागने से पढ़ाई पूरा नहीं होगा। और जितना समझा रहे हैं उतने भाग रहे हैं। आज फिर समझाए, 800 वाला भाग रहा था, अभी डांट के बैठा है कि जाओ ब्रेक हुआ है, समझो कि तुम्हारा ब्रेक हुआ है, खा पी करके थोड़ा सा भाई टहल लो, यहीं पर स्पेस है ही बिल्डिंग में, यहाँ क्लास चल रहा है बगल में, टहल लो। फिर जैसे ही इनका क्लास ओवर होता है फिजिक्स का, तुम आ जाओ, तुम्हारा क्लास चलेगा। लास्ट में लिटरेचर का क्लास है, तो अगर साथ देते तो ये 12-15 तक चलता क्लास। लेकिन अब क्या ही बताया जाए। अभी हम लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में एक बात ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला चीज है, ये पहला क्वेश्चन है क्लास 12th के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अध्याय का, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन है कि आई बिलीव दैट, मेरा विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया, भारत की सभ्यता, हैज इवॉल्व्ड, खुद को विकसित की है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, जिसे दुनिया में हराया नहीं जा सकता है। आई बिलीव दैट, मेरा विश्वास है कि द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत की सभ्यता, हैज इवॉल्व्ड, विकसित की गई है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, जिसे दुनिया में हराया नहीं जा सकता है। जब कभी भी अगर आप अखाड़ा देखे होंगे और अखाड़ा में जाइएगा, तो अखाड़ा के जो गुरु जी होते हैं वो उस अखाड़े की शान 2 या 3 पहलवान तैयार करते हैं और कहते हैं कि ये इस अखाड़े की क्या है? शान है, इसको कोई हरा नहीं सकता है। और होता भी है, और होता भी है, क्योंकि सारा दाव पेच उसको सिखा देते हैं। तो अफसोस हम लोग अखाड़े में तो गुरु का कहना मानते हैं कि कब समय पर कौन दाव के हमने के लगावे के बाद, लेकिन क्लासरूम में जब बतावल जाई तो ना समझल जाई। ट्रेनिंग लिहल जाई बंदूक चलावे के, तो वो घड़ी जब बतावल जाई ट्रेनिंग में कि ऐसे ही चलावे के बाद, तो ओके हमने के समझल जाई कि बट जौन बात तो कंधा पर रहे के चाहिए, अब तब जौन बात तो 90 डिग्री के एंगल बने के चाहिए, और ओकरा कोर में एकदम आंख रहे के चाहिए। जब तक लक्ष्य नहीं खेलौकत तब तक ट्रिगर नहीं खे दबावे के, और ट्रिगर दबी तो झटका लगी तो कहाँ है कंधा जाई, पीछे जाई। तो बहुत सचेत रह के चलावे के बना, तो जौन बा पाकुर इहो उखड़ जाई। तो हमने के वो समय खूब गुरु जी के बात माने नहीं जा, लेकिन हे ही जा जोना के फाउंडेशन रखल जाता। अभी बताओ नहीं ना, अब कह दिया कि ISI के तैयारी जौन बा तो 12 क्लास के बाद कइल जाला, तो ये जाके बहुत आदमी कही कि ISI तो आतंकवादी संगठन है ना, कह दी। लेकिन समझिए जौन समझौनी तो उनके 12 क्लास के बाद उनका दिमाग में बैठल बा कि हमरा का करे के बा, तो हमरा जनरल कंपटीशन के तैयारी करे के बा, तो फलान चीज करे के बा, कहे कि वही तरह यही जा खरीपुर गोला पर वही तरह स्ट्रक्चरे बन गई बा कि 12 के बाद चल जा बगले में कंप्यूटर बा, में चल जा, कंप्यूटर में हो गई तो ओकरा बाद कहाँ चल जाता, कंपटीशन में चल जा। खूब कमे फीस बा, लेकिन 4000 देहनी। ADCA जौन बक्सर में लागेला 9000 10,000, तो गोला पर 4000 में हो जाई। भीड़ रहे के चाहिए। ADCA मने का, ADCA को कि का करबा, साइबर कैफे खोलबा,
कौ साइबर कैफे खुली गांव में? एक एक गांव के 10 गो लड़का एडीसीए करत रह जा। मैंने हमार प्रश्न बा, तो ये भ्रष्ट व्यवस्था है। यह भ्रष्ट व्यवस्था के सहयोग ज्यादा मिल जाला, लेकिन जब गुरु जी बढ़िया चीज बताइहन तो ओकरा पर ध्यान ना रही। तो बढ़िया चीज का बा भाई, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर में जो राइटर है महात्मा गांधी जी, वो कहते हैं कि आई बिलीव, मेरा विश्वास है कि सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत की सभ्यता इवॉल्व, खुद को विकसित की है। तो कैसे विकसित की है? तो विकसित की है कि इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, जिसे दुनिया में हराया नहीं जा सकता है। व्हाट डज गांधी मीन बाय दिस स्टेटमेंट? गांधी जी के इस कथन का क्या मतलब है? डू यू सब्सक्राइब टू हिज व्यू? क्या आप उनके इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? तो जवाब सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह पहलू है, विच पॉइंट्स आउट, जो बताती है, टू मैन, एक आदमी को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य पथ के बारे में। सिविलाइजेशन क्या है? सभ्यता क्या है? तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह पहलू है, विच पॉइंट्स आउट, जो बताती है, जो राह दिखाती है, टू अ मैन, एक आदमी को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य पथ के बारे में। अ मैन हु ऑलवेज रिग्रेट, हु ऑलवेज रिफ्यूज टू डू हिज ड्यूटी इज नॉट अ सिविलाइज्ड मैन। एक आदमी जो अपना कर्तव्य करने से विमुख हो जा रहा है, बार बार नकार रहा है कि हम नहीं करेंगे, वो सभ्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। आई ऑलवेज सीन दैट if parents order to their children do that work this type, the children will refuse their work, the children will refuse to their order, उनके ऑर्डर को वो क्या कर देते हैं? नकार देते हैं कि हम नहीं करेंगे। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पास माँ और पिताजी हैं, आपको आदेश दे रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपको कोई रोकने टोकने वाला है, क्या उचित है क्या अनुचित है। हमको जो भी टोक देगा, जो भी रोक देगा कि ये काम मत करो, इसका मतलब कि हमको वो काम नहीं करना है। जब हम नहीं करेंगे तो हम सभ्य हैं। और अगर हम उस कर्तव्य से विमुख हो गए और अपने मन की करने लगे, मन के दास हो गए, तो वो क्या हो गया? असभ्य व्यवहार हो गया। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह पहलू है, विच पॉइंट्स आउट, जो बताता है, टू अ मैन, एक आदमी को, किसके बारे में? द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य पथ के बारे में। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी होता है, जो कर्तव्य का प्रदर्शन होता है, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, और जो नैतिकता का अवलोकन होता है, आर कन्वर्टिबल टर्म्स। दोनों एक दूसरे से क्या है? कन्वर्टिबल टर्म्स है, एक दूसरे के अलग थलग है। आई ऑल्सो टीच इन मां सरस्वती कोचिंग सेंटर, दैट इज माई प्रोफेशन एंड दैट इज माई वर्क, एंड इफ आई गो आउट आफ्टर दिस क्लास एंड टेक ड्रिंक एल्कोहल, eating pan gutka and another materials, that means I have no morality। मतलब ये हुआ कि मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में, क्लास के बाहर गया, क्लास खत्म हुआ तो मैंने दारू पीना स्टार्ट कर दिया, मैंने पान गुटखा खाना स्टार्ट कर दिया, यानी मेरी नैतिकता सही नहीं है। हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अच्छा है, मैंने अपना कर्तव्य अच्छे से निभा दिया, लेकिन कर्तव्य अच्छे से निभा दिया पर मेरे अंदर कर्तव्य निष्ठता नहीं है। आपने देखा होगा, अभी फिलहाल का एक घटना है, पता नहीं कहाँ का, एगो न्यूज था, आ जाता है फेसबुक पर कि एगो मास्टर साहब है। अब मास्टर साहब, कोई बच्ची है 8-9 बरस की, अब मास्टर साहब अधेड़ है 55 या 50 बरस के, तो उसके साथ कुछ चरित्रहीनता का प्रयास कर रहे थे। बच्ची हल्ला करके, शोरगुल करके सबको बता दी, पकड़ में आ गए तो एकदम नंगा पुंगा करके, जूता का माला पहना के, करिखा पोत के, उजर उजर टीक के, उनको सेंदूर से, चूना से अब भर गांव घुमाया है। अब पुलिस उनको पकड़ लिया है, कह रही है पुलिस की हम जांच कर रहे हैं, अगर सत्य पाया गया तो पास्को एक्ट के थ्रू जो है इन पर हम क्या करेंगे? केस करेंगे, सीधे 20 बरस की सजा हो जाएगी। ये एक्टिविटी किसका है? अनैतिकता का। किसका है? अनैतिकता का। समझ में आ रहा है ना? तो चरित्र पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है। सोचिए कि अर्जुन कैसा लक्ष्यधारी था
कि उसके सामने आया प्रपोजल और उसने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। सामने बोल रही है अप्सरा कि तुम मुझे ठुकरा रहे हो, मेरे एक नखरे पर, एक अदा पर सभी देवता क्या करते हैं, झूम जाते हैं, बेचैन रहते हैं, और मैं तुम्हारे पास आई हूं, मेरा अपमान कर रहे हो, मुझे तुम्हारे ही जैसा पुत्र चाहिए। तो अर्जुन क्या कहते हैं, हे माँ आप समझ लीजिए कि मैं ही आपका क्या हूं, पुत्र हूं। तो श्राप मिला ना, दंत कथा ही मानिए, श्राप मिला कि तुम क्या बनोगे, नपुंसक बनोगे। नपुंसक जैसा व्यवहार कर रहे हो, स्त्री तुम्हारे सामने आई और तुम उसका लाभ नहीं उठा रहे हो, तुम नपुंसक हो, नपुंसक बने रहोगे। तब वहां पर दंत कथा में एक चीज आता है कि श्राप को कम किया गया, 1 साल के लिए कर दिया गया कि चलिए नपुंसक बने रहिएगा, लेकिन एक और शब्द जोड़ देते हैं, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो अज्ञातवास में उसका वो लाभ उठाए। इस पूरे कथा को हम लोग दंत कथा मानते हैं, मतलब मौखिक कथा, वास्तविकता से लेना देना नहीं है। न हम अर्जुन को देखे हैं, न आप देखे हैं, लेकिन इससे सीख क्या मिलता है, सामने से भी अवसर मिले तब भी हमें अपने चरित्र को पवित्र रखना है, कभी भी अनर्गल काम में नहीं लगना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब आप सभ्य कहलाइएगा, नहीं तो नहीं कहलाइएगा। आप कहिएगा कि इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा है जो तेज आपके व्यक्तित्व में रहेगा, जो ओज प्रोज से व्यक्तित्व आपका भरा रहेगा और किसी का नहीं भरा रहेगा। सामने सिंह रहेगा, आप उससे लड़ जाइएगा, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य रहेगा तब, और नहीं रहेगा फट्टू रहिएगा, डरपोक रहिएगा, तो उसका मेन कारण होता है चरित्रहीनता। क्योंकि चरित्रहीन लोग सदैव डरे रहते हैं, और जिसका चरित्र अच्छा होता है, जिसका चरित्र पवित्र होता है, वो कहीं पर भी भिड़ जाता है, कहीं पर भी भिड़ जाता है, मतलब वाजिब चीज के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटता है। तो यहां पर भी हम वही देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, और नैतिकता का अवलोकन आर कन्वर्टिबल टर्म्स इन हिज व्यू। इनके दृष्टिकोण में टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेंड मास्टरी। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के दृष्टिकोण में मोरलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए, नैतिकता का अवलोकन करने के लिए, इज टू अटेंड मास्टरी, आपको मास्टरी हासिल करना होगा, आपको नियंत्रण हासिल करना होगा ओवर आवर माइंड्स, अपने दिमाग पर, एंड आवर पैशंस, और अपने ही इच्छाओं पर। आप हैं, घर में बड़े हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके मन पर नियंत्रण नहीं है, आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है। आज छोटे भाई को कह रहे हैं जब देखा तब फोने चलावत रहता, तो छोटका भैया वो पलट के क्या जवाब देगा, अपना के देखा ना, जब देखा तब तू नहीं क्या चलावत, राती के 12 बजे तक फोन चलावत रहा। मतलब आप दूसरे के अगर नैतिकता को देख रहे हैं तो पहले आपको अपनी नैतिकता देखनी होगी कि आप अनैतिक काम नहीं न कर रहे हैं। आप दूसरे की इच्छाओं पर नियंत्रण लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपनी इच्छाओं पर आपका नियंत्रण है या नहीं है, इस पर आपको क्या करना होगा, मास्टरी हासिल करना होगा, अर्थात आपका पूर्णतः नियंत्रण होना चाहिए ओवर आवर माइंड्स एंड ओवर आवर पैशंस। ही सेज दैट, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, गुजरात में सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र, एंड दिस ऑल फैक्ट्स आर इन आवर इंडियन सिविलाइजेशन, और ये सारे तथ्य हमारे भारतीय सभ्यता में हैं। दिस इज द मेन रीजन, यही मुख्य कारण है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, कि भारत अब तक एकदम अडिग है, एकदम हिला डुला नहीं है। जैसे आदि अनादि काल में भारत था सभ्यता और संस्कृति के साथ, वैसे ही इस आधुनिक दौर में भी एकदम अडिग है, हिल डुल नहीं रहा है, पश्चिमी सभ्यता का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसका क्या है, गौरव है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत पर यह दावा किया जाता है दैट की हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि इसके जो लोग हैं बड़ा असभ्य हैं, हम सब भारतीय हैं। अब पश्चिमी देश वाला विदेशिया कहता है कि हम सब लोग क्या हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट, हम लोगों को अनदेखा कर देना चाहिए, एंड स्टॉलिड, हम लोग मूर्ख हैं, बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, क्योंकि यह संभव ही नहीं है हम लोगों को स्वीकार करवा लेना, टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, किसी भी बदलाव को। तो हम लोग बदलाव को अपना लें, बिना जांचे परखे किसी भी बदलाव को अपना लेंगे? तो अभी आया तो है इप्स्टीन फाइल, इप्स्टीन फाइल में दिखाया है कि किस प्रकार से जो है वो पश्चिमी देश के लोग सोचते हैं मानवता के विषय में,
मानव का मांस खाते हैं, हम छोटी छोटी बच्चियों को देवी मानते हैं, पूजते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भी कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो अनैतिक कार्य करते हैं, लेकिन उनको दंड दिया जाता है। आज एप्स्टीन फाइल में जो भी दोषी है वो शासन सत्ता में सुप्रीम पोस्ट पर बैठा हुआ है, कोई उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा है। ये ऐसे दोषी हैं जो छोटे छोटे बच्चियों का मतलब मांस खाए हैं, भून करके, पका करके उनका रेप किए हैं, पतड़िया, हृदय, किडनी, गुर्दा चाव से खाए हैं, बेंच पर, मेन डेस्क पर रख करके डाइनिंग टेबल पर, और 4 लोग 10 लोग बैठे हुए हैं और चाकू से काट काट के ह्यूमन बॉडी खाए हैं। उसका वीडियो जो है वो वायरल है। सोचिए कितने दुष्कृत प्रवृत्ति के हैं। कोरोना के बारे में जो है वो कहा जा रहा था कि चाइना में फैला है। कोरोना के विषय में उस फाइल से यह उद्भेदन हुआ है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल गेट्स है ये कहता है क्या कि संसाधन पृथ्वी पर सीमित है और आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है ये सब कीड़े मकोड़ों की आबादी है। इंसान को क्या कह रहा है? कीड़ा मकोड़ा कह रहा है। तुम ईश्वर है। हमारे यहाँ रहता तो उसको बताया जाता ना, अगर मुकेश अंबानी के नाम आ गए रहे तो मुकेश अंबानी के घर के आगे अब कितना भीड़ लाग मिल रही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हालत खराब हो जाता। लेकिन उनका कह रहा है कि कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ के संसाधन को जल्दी क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। कुछ ऐसी महामारी फैल जाती तो अच्छा रहता कि आबादी क्या हो जाता? कम। तो माना जा रहा है कि कोरोना के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। सोच के देखो। तो क्या हम ऐसे बदलावों को जो वहां सुप्रीम पर बैठ करके पोस्ट पर हमको सलाह दे रहे हैं, हम वो स्वीकार लें? नहीं स्वीकारेंगे। क्या हम भी मानव का मांस खा लें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग भारतीय हैं और भारतीय धारा में कभी भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, वो लोग कहते हैं कि हम लोग किसी भी बदलाव को स्वीकारने से डरते हैं। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। हम लोगों की गुणवत्ता के विरुद्ध यह दावा गलत जाता है। वी एक्सेप्ट एनी चेंजेस। हम सब लोग किसी भी बदलाव को स्वीकार लेते हैं। विच वी फाइंड ट्रू या विच इज फाइंड ट्रू, जो हम सत्य पाते हैं। ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव की निहाई पर, अपने अनुभव की कसौटी पर। एंड इट मेंटेन्स हर ब्यूटी, और यही इसके सुंदरता को व्यवस्थित करता है, मेंटेन करता है। सो दिस इज द मेन रीजन। इसीलिए यही मुख्य कारण है। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि आवर इंडियन सिविलाइजेशन कांट बीटन इन द होल वर्ल्ड। हमारी भारतीय सभ्यता दुनिया में हराई नहीं जा सकती है, क्योंकि हम बदलाव को अपनाते तो हैं लेकिन अनुभव की निहाई पर। कोई दिक्कत? ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का दूसरा जो है वो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर है, जिसका एक्सप्लेनेशन जो है वो किया गया है आज। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। वी नोटिस दैट, हम यह देखते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। मन जो है वो क्या है? एक अशांत पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स बट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। यह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है, बट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, पर अंततोगत्वा क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। पिक आउट अदर मेटाफोर्स, कुछ अन्य जो है वह मेटाफोर्स को चुनिए यूज्ड इन द लेसन, जो इस पाठ में उपयोग किए गए हैं। हाउ डू दिस मेटाफोर्स हेल्प गांधी जी इन प्रिस्यूडिंग द रीडर्स। कैसे ये जो मेटाफोर्स है वह मदद करते हैं गांधी जी का इन प्रिज्यूडिंग द रीडर्स, पाठकों को जागृत करने में, अर्थात पाठकों का ध्यान खींचने में। तो ध्यान दीजिएगा, जवाब है कि इन दिस लेसन, इस अध्याय में महात्मा गांधी जी एड्रेसेस, महात्मा गांधी जी संबोधित करते हैं ऑल द कंट्रीमैन, समस्त देशवासियों को। महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? समस्त देशवासियों को संबोधित करते हैं, एड्रेसेस करते हैं। एंड सेज टू देम, और उनसे कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक अशांत पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना अधिक पाता है यह उतना ही अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा असंतुष्ट रहता है। क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है।
यानी मन एक अशांत पक्षी है। अशांत पक्षी क्या करता है? एक जगह स्थिर नहीं रहता है। मन एक अशांत पक्षी है और यह जितना अधिक प्राप्त करता है उतना ही अधिक चाहने की कोशिश करता है कि और चाहता है ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। समझ में आ रहा है ना? अब जैसे आर्ट्स विंग के बच्चों को देखो, आर्ट्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पहले आप हरिपुर गोला पर आते थे तो क्या पढ़ते थे? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश का पे आउट कितना करते थे? 500। अब उसमें एक मेरी तरफ से प्रथम प्रयास किया गया, सबसे पहला प्रयास, कि आर्ट्स क्लास के बच्चे केवल 2 ही विषय पढ़ के क्यों जा रहे हैं भाई? अगर फैमिली बैकग्राउंड उनका वीक है तो इतने ही फीस में थोड़ा सा और फीस बढ़ा करके 100-150 क्यों ना उनके संपूर्ण विषय को पढ़ा दिया जाए, जैसे साइंस का पढ़ाई हो रहा है। तो बच्चों का काफी रुझान मिला, शुरू खूब बच्चे आए, लेकिन पहले 2 में संतुष्ट थे, हिंदी और इंग्लिश में। अब पीछे अब मान लीजिए कि आर्ट्स का क्लास कहीं और चलने लगा, तो अब उनका मन क्या हो गया? शांत की अशांत? अशांत हो गया। पहले जो 500 में केवल 2 विषय पढ़ के जाता था, उसको 100 प्लस 150 और ज्यादा करने पर अब उसका मन अशांत हो गया। अब वो तलाशता है कि कैसे भी करके भीड़ का हिस्सा बना जाए और भीड़ का हिस्सा बन के पीछे ही बैठा जाए, लेकिन उतने में ही पढ़ लिया जाए, चाहे सामने कोई भी एजुकेटर हो, उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। पढ़ाई की गुणवत्ता से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो पढ़ाई की गुणवत्ता से समझौता कर लिया, उसका मन क्या हो गया? अशांत हो गया। ये सभी बच्चों के लिए जो आर्ट पढ़ते थे। तो मन तो एक अशांत पक्षी है, मन अशांत पक्षी है। कुल मिलाकर के एक शब्द कहा जाए तो मन का दास बनने से अच्छा है कि मन को अपना दास बनाया जाए। पहले ही एक बार थिंक कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि आर्ट्स स्ट्रीम के लिए बेहतर सोचने वाला सबसे पहले कौन आया, किसने अपना फेस रिवील किया, किसने एट अ मिनिमम फीस आपका जो है वो स्टडी आरंभ किया। फिर भी आप अभी अशांत है, तो अशांत है तो अशांति का एक ही केवल निष्कर्ष होता है, और वो होता है क्या? दुष्परिणाम। अभी ना समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। फिर वही आर्ट्स से कंपटीशन से डीसीए, एडीसीए, उसी भ्रष्ट व्यवस्था का सब क्या बन गए? हिस्सा बन गए। अब जब उसी भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे तो पूरा जवानी गोला पर खपा देंगे, हाथ में लगेगा बाबा जी का ठुल्लू, बाद में बेरोजगार हो करके और घूमेंगे। मैंने 11 वर्षों से देखा है बच्चों को ऐसा करते हुए, उस भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। एकमात्र माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर है, आपको भी बताना चाहते हैं। र्यूमर है कि ये कंप्यूटर का क्लास मेरा है, मेरा नहीं है। केवल हम स्कूलिंग और बोर्ड को जो है वो तवज्जो देते हैं। क्यों? मन शांत है। मेरा लाइबिलिटी, मेरा क्राइटेरिया केवल फुलफिल किसको करेगा? स्कूलिंग को करेगा। पढ़ाते हैं, 11th 12th को पढ़ाते हैं, 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, उतने में संतुष्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक ऐसा भ्रष्ट व्यवस्था कभी सपोर्ट ही नहीं किए हैं इन चीजों को कि जिसमें युवा का पूरा जो है वो जवानी क्या हो जाए? बर्बाद हो जाए। अगर हम ऐसा कर दिए होते तो आज सब बच्चा यही रहता, कोई जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं रहता, कोई बीएचयू में नहीं रहता, 16-17 जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब भी नहीं करते, बहुत ही कम उम्र में। तो आप जितने भी बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, मन शांत करके, मन को अपना दास बना के, स्थिरता, निरंतरता और साथ ही साथ अनुशासन के साथ, अनुशासन कुछ नहीं होता है, अनुशासन की बेड़िया सोने की चेन होती है, जो उसमें रगड़ा जाता है ना उतना ज्यादा उसमें चमक आता है। अब ये आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अनुशासन में रहना सबको लगता है कि लोहे की बेड़िया है, सोने की बेड़िया है, आप जितना घिसिएगा सोना उतना ही क्या होगा? चमकेगा। तो ये अब आपको तय करना है कि आपको मन शांत करके मन के अधीन आपको होना है या अपने अधीन मन को रखना है। क्योंकि ये बातें महात्मा गांधी जी ने भी कही है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स बट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। अंततोगत्वा मन असंतुष्ट ही रहता है। और वो संबोधित करते हैं समस्त देशवासियों को और वे सुझाव देते हैं। He says that, वह कहते हैं कि if we more indulge in our passions, हम अपनी इच्छाओं में अगर ज्यादा संलिप्त हो जाएंगे, the more unbridled they become, वह उतनी ही अधिक अनियंत्रित हो जाएंगे। हम अपनी इच्छाओं में अगर ज्यादा संलिप्त हो जाएंगे, इन इच्छाओं की पूर्ति कर ले। इच्छा नंबर 1, फोन चाहिए, फोन मिल गया। नया जींस चाहिए, वो मिल गया। 4000 का जूता चाहिए, पिताजी कैसे भी एड़ी चोटी का जोर लगा करके जूता दिलाए। आपकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है? आप नैतिक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं
या अनैतिक? अनैतिक। इच्छाओं का दास नहीं होना है। इफ वी मोर इंडल्ज इन आवर पैशंस, अगर हम अपनी इच्छाओं में ज्यादा संलिप्त होंगे तो वो क्या हो जाएंगी? अनियंत्रित हो जाएगा। अनियंत्रित होने का मतलब अनब्रिडेड हो जाएंगी। द मोर अनब्रिडेड दे बिकम, सो ही सजेस्टेड टू एवरी कंट्रीमैन, इसीलिए देशवासियों को वह सुझाव देते हैं टू सेट अ लिमिट टू देयर इंडल्जनेस, कि हम सब लोग अपने इंडल्जनेस पर, अपने संलिप्तता पर एक सीमा तय कर दें, एक परिधि तय कर दें कि हम इसके बाहर नहीं जाएंगे। जैसे ये मेरा कोट है, तो इस वर्ष जितना भी वीडियो बना वो इसी कोट पर बना। जो भी वीडियो देखेगा वो कहेगा कि मास्टर साहब खाली ये कहीं कोट बका, हाँ ये कहिएगा, क्योंकि हमने अपनी सीमा तय कर दी। सीमा तय करना सिखा रहे हैं। अगर मेरे पास एक कोट है तो हमको किसी दूसरे कोट की जरूरत नहीं। रविवार को छुट्टी होता है, गंदा भी होगा तो हम आराम से इसको खींच देंगे शनिवार को, और इसके बाद शनिवार का आधा दिन और रविवार का पूरा दिन सूख गया, ये मिल गया। अगर हम अपनी इच्छा बढ़ा लें कि इसके साथ साथ एक और हमको कोट चाहिए, तो उससे कुछ नहीं होगा। हमारा ज्ञान यही रहेगा, ज्ञान के चलते हमारे चेहरे और व्यक्तित्व पर जो प्रभाव है वही रहेगा, केवल लोकार्पण बढ़ जाएगा। इस दुनिया में हम आधुनिकता को बढ़ावा दे देंगे। बच्चा भी सोचेगा कि बाप रे बाप, मास्टर साहब तो रोज 2 दिन को एगो कोटे बदलता हूँ, कौन हो? बाप रे बाप, 6,000 के हो, मोंडी कार तमाश में बा है कि नहीं? सही बता रहे हैं। तो आप में भी आधुनिकता का प्रसार हो जाएगा। आप टीचर का जूता देखिएगा, सुनिए, आप टीचर का जूता देखिएगा कि 6,000 का जूता है, नाइक का जूता है, आपके अंदर उत्पादकता का क्या होगा? प्रसार होगा। आप सोचिएगा, प्रेरित होइएगा कि आगे चल करके हम भी इन सारी चीजों को क्या करेंगे? खरीदेंगे, पहनेंगे। इसमें कोई सुख नहीं है। सुख इसमें है कि आप 1,000 का जूता पहनिए, अगर 8,000 कमा रहे हैं तो 7,000 पॉकेट में रखिए और घर के पारिवारिक सदस्यों की आपूर्ति करते रहिए। जो भी जरूरत है उसमें आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कमाइए, और पहले कमाई से जिस दिन आपका छोटा भाई कहेगा कि भैया हमके तनकी कपड़ा किनवा दो और जींस आप खरीदवा दीजिएगा, तो आपका मन एकदम क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा कि आपने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके घर के सदस्यों की जरूरतों को क्या किया है? पूरा किया है। केवल जरूरतों को पूरा करना है, जिससे लाइफ शेड्यूल एक फिट रवैये में आगे बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर वही चीज है कि सो ही सजेस्टेड टू एवरी कंट्रीमैन, इसीलिए वह सभी देशवासियों को सुझाव देते हैं कि टू सेट अ लिमिट टू देयर इंडल्जनेस, कि वे सभी लोग एक सीमा तय कर दें टू देयर इंडल्जनेस, उनकी अपनी संलिप्तता पर, एंड सजेस्टेड टू सा द हैप्पीनेस, और खुशियों को वह देखें ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कंडीशन, मानसिक अवस्था के आधार पर। ही सेज दैट अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी, वह कहते हैं कि आवश्यक नहीं है कि एक आदमी जो है वह खुश रहे बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी या वह दुखी हो बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब। यह आवश्यक नहीं है कि जो खूब धनाढ़ व्यक्ति है वह खूब खुश ही हो सकता है कि वह परेशान हो। खूब धनाढ़ व्यक्ति है, मुकेश अंबानी है, लेकिन सोच रहा है कि एलन मस्क से कैसे हम आगे चले जाए, और दूसरा व्यक्ति है जो सोच रहा है कि हम मुकेश अंबानी बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इट इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी, या इट इज नॉट नेसेसरीली, यह आवश्यक नहीं है कि अ मैन इज हैप्पी, एक आदमी खुश है बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी या दुखी है बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब है। ही सजेस्टेड टू एवरीवन, वह प्रत्येक व्यक्ति को सलाह देते हैं, इफ वी वांट टू गेट हैप्पीनेस, अगर हम खुशियों को चाहते हैं इन आवर होल लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन में, वी मस्ट डू आवर वर्क, तो हमें अपना कार्य करना चाहिए विथ द हेल्प ऑफ आवर हैंड एंड फीट, अपने हाथ से और अपने पैर से, यानी मेहनत कश बन करके, कर्मठ बन करके हमें अपने हाथ और पैर से काम करना चाहिए, और तब जाकर के हमको वास्तविक खुशियां प्राप्त होती हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हम लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, टू डिस्यूडेट द लग्जरीज एंड प्लीजर्स, कि हम लोग भोग विलासिता से और आनंद से खुद को दूर रखें। देयर आर फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच एज मेटाफोर्स, इन्हीं सब फिगर्स ऑफ स्पीच का मेटाफोर के रूप में उपयोग किया गया है
इन दिस लेसन, इस पाठ में बाय रिस्पेक्टेड महात्मा गांधी जी, सम्माननीय महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे अगले